हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। तो पिछले वाले लेक्चर में हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज भी हमने कंडक्टेंस वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करना है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है, और कैसे ये रिलेटेड रहते हैं वो हमने रिलेशंस पिछली क्लास में डिराइव किए थे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप कापा से डिनोट करते हो, मोलर कंडक्टेंस को आप लैम्डा एम से करते हो। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा इक्यू। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसको कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। और ये क्या होती है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपके सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है एंड सॉल्यूशन शुड बी प्रेजेंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया उनका सूटेबल हो ताकि वो पूरे के पूरे उस सॉल्यूशन को कंटेन कर लें। तो मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, जस्ट लाइक मोलर कंडक्टेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब हम आज जो मेनली चीज देखने जा रहे हैं वो ये है कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस क्या क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कैसे वेरी करेगी, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस तरीके से वेरी करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी क्या होती है, दिस इज कापा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे, मतलब सॉल्यूशन को आप और ज़्यादा डाइल्यूट करते जाओगे, जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो अब ज़्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स होते जाएंगे। पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो जो कंडक्टिविटी है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जो कि पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती थी, वो कम होती जाएगी। तो as you keep on diluting the solution, on dilution number of charge carriers per centimeter cube will keep on decreasing, जिसके कारण पर सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस आएगी वो कम होती जाएगी। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती जाएगी ऑन डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कम करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों होता है, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। सिंपल सी चीज है ये। जैसे पिछली क्लास में भी तो देखा था हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लिया आपने, तो वो इन प्लेट्स में आ गया था जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा था। जैसे आपने इसको 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम इसकी 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गई थी। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं वो 4 गुना वॉल्यूम में डिस्पर्स हो गए हैं। पर सेंटीमीटर क्यूब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो 1/4 रह गए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी मोलर कंडक्टेंस की 1/4 आई थी। कुछ याद है ऐसा? नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस क्या होती थी? मोलर कंडक्टेंस वाज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेट्स से आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की कुछ कंडक्टेंस थी। अब अगर आप इसको 2 टाइम्स डाइल्यूट कर दो, मतलब 1 लीटर वाटर और ऐड कर दो, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगी। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों है?
पहले आपका जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, पहले जो आपके आयंस थे वो 1 लीटर वॉल्यूम में डिस्पर्स थे, तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा थी। कैटायन एनायन, कैटायन कैटायन, एनायन एनायन एक दूसरे के पास पास थे। तो आयनिक इंटरेक्शंस अगर आयनिक इंटरेक्शंस अगर ज्यादा होंगी तो उनकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। आपने क्या किया है, अब आपने पानी डाल दिया है। अब जो वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयंस थे वो अब लार्जर वॉल्यूम में डिस्पर्स हो गए हैं, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कम हो गई हैं। तो अब जो आयंस होंगे आपके वो ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो मैं अगर कंडक्टेंस मेजर करूंगा, पहले भी मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की मेजर कर रहा था, अभी भी मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की ही कंडक्टेंस मेजर कर रहा हूं। पहले कंडक्टेंस कम आएगी क्योंकि आयंस पास पास थे, इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा थी। अब आयंस दूर दूर हो गए हैं, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कम हो गई हैं, मोबिलिटी बढ़ गई है, जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो बढ़ती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन अगर आप ज्यादा करते जाओगे, पानी आप ज्यादा ऐड करते जाओगे, तो कॉन्सेंट्रेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी आपको देखने को मिलता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे, जो आयंस हैं वो दूर दूर मूव करते जाएंगे, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस विल कीप ऑन डिसअपीयरिंग, और आपकी आयनिक मोबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। कितना आसान, कितना लॉजिकल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस तो डिसअपीयर होती हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एक और फिनोमेना ऑपरेट करता है, वो ये होता है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, अगर याद नहीं है तो अभी हम डिराइव करेंगे। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि जैसे आप एसिटिक एसिड लेते हो, आप इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो ये ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आपको देगा। ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मतलब ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सॉल्यूशन में आएंगे, तो कंडक्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हम अभी डिराइव भी करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। When concentration approaches zero, कॉन्सेंट्रेशन कब जीरो को अप्रोच करेगी, जब आप इसमें बहुत 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 ज्यादा पानी डाल दोगे, मतलब आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे। अब इतना ज्यादा पानी आ गया है, मतलब आयंस आपके इतने ज्यादा पानी में डिस्पर्स हैं, इतनी ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स हैं कि उनमें इंटर आयनिक इंटरेक्शंस बिल्कुल डिसअपीयर हो गई हैं। तो हर आयन पूरा फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब वो कंडक्टेंस की तरफ मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी शो करेगा। और उस टाइम पे जो आपको कंडक्टेंस देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको कि आप लैम्डा एम नॉट से भी डिफाइन करते हो, डिनोट करते हो। लैम्डा एम नॉट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोबारा से सुनो, जब आप इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे, इसको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे, अब आयंस बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। हर एक आयन को दूसरे आयन से कोई लेना देना नहीं होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगी, आयंस बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे, और उस टाइम पे जो आपको सॉल्यूशन की कंडक्टेंस देखने को मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, और उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो चीजें हम मोलर कंडक्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सेम है। मोलर कंडक्टेंस सिर्फ ये होती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आती है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले लो। ओके, बाकी सारी चीजें सेम है।
अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये रिलेशन आता है, डी बाय हकल-ऑन-सेजर इक्वेशन है। जितना इसका मुश्किल नाम है उतनी आसान इक्वेशन है ये, कि मोलर कंडक्टेंस इज लैम्डा एम नॉट माइनस के रूट सी। ये है सी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम नॉट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं। एंड सी इज कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, वाई एक्सिस पे लैम्डा एम, एक्स एक्सिस पे रूट सी, ग्राफ कैसा आएगा? ये देखो, ये आपका क्या है y कोऑर्डिनेट, ये आपका क्या है x कोऑर्डिनेट, ये क्या है स्लोप बनेगी आपकी, और ये आपका y इंटरसेप्ट बनेगा। ग्राफ की नेचर कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरीके की नेगेटिव स्लोप है इसकी। मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो को टेंड करेगी तो लैम्डा एम विल टेंड टू लैम्डा एम नॉट। तो इस ग्राफ को बेसिकली एक्स्ट्रापोलेट करवा के आप ये वैल्यू निकाल लोगे, विच विल बी लैम्डा एम नॉट। ओके, तो ये जो ग्राफ आया दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो इक्वेशन आप यूज करोगे दिस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अभी देखते हैं। अब जो वैल्यू ऑफ के है वो फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अब जैसे NaCl, NaCl में कैटायन और एनायन पे क्या क्या चार्ज है? +1 -1 चार्ज है। तो ये मेरा 1-1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। ऐसे 1-1 टाइप ऑफ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके लिए K की वैल्यू सेम आएगी एज लॉन्ग एज द सॉल्वेंट रिमेन्स द सेम। सॉल्वेंट आप यूजुअली वाटर ही लेते हो। सिमिलरली CaCl2, कैल्शियम और क्लोराइड आयंस हैं, इसमें क्या क्या चार्ज है? कैटायन पे 2 चार्ज है, एनायन पे 1 चार्ज है। तो ये 2-1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। 2-1 टाइप ऑफ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके लिए K की वैल्यू सेम आएगी। जैसे आप CaCl2 की जगह अगर आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले लेते तो उसके लिए K की वैल्यू विल रिमेन द सेम। ऐसे MgSO4 ले लो, कैटायन पे कितना चार्ज है? 2+2 चार्ज है। सल्फेट पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा दिस विल बी अ 2-2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी 2-2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके लिए K की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ K फॉर अ गिवन सॉल्वेंट and temperature depends on the type of electrolyte, that is on the charges on the cations and anions produced on the dissociation of electrolyte. NaCl, CaCl2, MgSO4 इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। All electrolytes of a particular type have the same value of K। ठीक है, ये ग्राफ आप बना लीजिए। फिर आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस देखते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है? अभी मैंने बताया आप डाइल्यूशन करते जाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। डाइल्यूशन के साथ साथ नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस भी डिसअपियर हो रही हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डाइल्यूशन करने से आपको कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस में आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है। तो ये देखते हैं, लेट्स से आपने 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की दैट इज C मोलर। V वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट था। तो एसिटिक एसिड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयनाइज करता है, पार्शियली क्या फीबली आयनाइज करता है, बहुत कम आयनाइज करता है। इसका डिसोसिएशन Ka है।
if you start with C molar concentration of acetic acid and you take alpha degree of dissociation, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, वन में से अगर अल्फा ब्रेक करेगा तो सी में से सी अल्फा ब्रेक करेगा और ये कितना बनेगा सी अल्फा और ये कितना बनेगा सी अल्फा। यही तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा है आपने। और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो आप कैसे लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो भी सी अल्फा। और अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड कितना पड़ा है, वो बहुत ज्यादा पड़ा होगा, वो C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा वीक है, इसका मतलब वो बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा वो 1 से बहुत छोटा आएगा। अब मान लो 1 से बहुत छोटा आएगा तो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिया जा सकता है। 1 में से आप 0.00001 सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो के आपका क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो एक सी तो कैंसल आउट हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो k will be approximately equal to C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा आपका कितना आ गया, इट इज रूट ऑफ k बाय C। अब k तो कांस्टेंट है, आप ये बोल सकते हो कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट C। दिस मीन्स आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे अल्फा कम होगा, या उल्टा करो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन कब डिक्रीज करेगी, जब आप इसमें पानी डालोगे, डाइल्यूशन करोगे। तो अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यही क्या है, दिस इज ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यही स्टेट करता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स will increase with increase in डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करते जाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ता जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आपके सॉल्यूशन में आएंगे और कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स for conductance of weak electrolytes, डाइल्यूशन दो तरीके से हेल्प करेगा। ऑन डाइल्यूशन number of ions will increase, number of charge carriers will increase because of greater degree of dissociation. और दूसरा क्या है, इंटरआयनिक इंटरेक्शंस विल कीप ऑन डिसअपियरिंग, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे। लेसर तो आयनिक मोबिलिटीज बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कम होंगी। तो ग्रेटर आयनिक मोबिलिटीज। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो आप ग्राफ ऑब्जर्व करते हो
वो कुछ इस तरीके का आता है। इधर अगर आप मोलर कंडक्टेंस प्लॉट करोगे, इधर आप रूट सी प्लॉट करोगे, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे अल्फा बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, इंटरआयनिक इंटरेक्शंस डिसअपीयर होती जाएंगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके की कर्व आती है। आप इधर से स्टार्ट करो, कॉन्सेंट्रेशन कम करना शुरू करो, डाइल्यूशन बढ़ाना शुरू करो, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ग्राफ कैसा आया था? ऐसा आया था, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एसिटिक एसिड वाला ग्राफ है ये इन्फिनिटी को मीट कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दो, बहुत ज़्यादा पानी डाल दो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तो उसकी कंडक्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक फाइनाइट वैल्यू ही आती है, लैम्डा एम नॉट आता है। बस ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके, ग्राफ को एक्सटेंड करके ये वैल्यू निकाल लेते थे। इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा एम नॉट ग्राफ की एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं आता, तो उसके लिए हमें कोलराउशस लॉ पढ़ना पड़ता है। अब कोलराउशस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। आप डाइल्यूशन करते जा रहे थे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा था, तो अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? अल्फा कैन बी 1 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। The degree of dissociation of weak electrolytes will be 1, which means कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया है। This means dissociation is complete. मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस दे सकता था उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आपको दे दिए हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा एम नॉट बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और ऐसे इंस्टेंट पे व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ईच आयन विल मेक अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन towards the equivalent conductance of the electrolyte irrespective of the nature of the ions present. This means अगर आप एसिटिक एसिड लेते हो और आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा? यू विल हैव एसिटेट आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस। अब एसिटेट आयंस को H पॉजिटिव आयंस से कोई मतलब नहीं है, H पॉजिटिव आयंस को एसिटेट आयंस से कोई मतलब नहीं है। इस टाइम पे अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हो इस इलेक्ट्रोलाइट की, तो that will be equal to the equivalent conductance of acetate ions plus equivalent conductance of H positive ions at infinite dilution. ये सिंपल सा कोलराउशस लॉ है, ठीक है। अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। आप इतना समझते हो कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं कर रहा था तब मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? 0 होगी ना। जब डिसोसिएट ही नहीं कर रहा, जब कोई आयन ही नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है, तो मोलर कंडक्टेंस कहाँ से आएगी? 0। आप अल्फा बढ़ाते जाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? लैम्डा एम नॉट हो जाएगी और अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि लैम्डा एम विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स लैम्डा एम नॉट। आप देखो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी तो अल्फा 1 हो गया, तो लैम्डा एम विल बिकम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अपॉन द मोलर कंडक्टेंस
ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि हम यूज करेंगे, और बुक्स में डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ भी इसको रिलेट करके रखते हैं। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आप किस तरीके से लिखते हो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अभी हमने देखा था ना, एसिटिक एसिड लिया था हमने सी कॉन्सेंट्रेशन में, जो कि डिसोसिएट हो रहा था टू गिव यू एसिटेट आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस। इनिशियली अगर सी कॉन्सेंट्रेशन ली है तो ये पहले 0 थे, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो ये 1 में से अल्फा डिसोसिएट करेगा, ये सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा बनेगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो के का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक से ही सॉल्व कर लेना। इस तरीके से बुक्स में दिया रहता है ये। तो ये क्या आ जाएगा, सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। ठीक है, बिल्कुल भी याद करने की इसको जरूरत नहीं है। अगर आपसे कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाए, बिल्कुल बेसिक से आप सॉल्व करोगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपने निकालना है तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरीके से निकालोगे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये कैसे आया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा मोलर कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। जब मोलर कंडक्टेंस आपकी लैम्डा एम नॉट को टेंड करेगी, दैट मीन्स आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन की है, तो उस टाइम पे अल्फा भी क्या होगा, 1 होगा। देख लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम विल बिकम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, अल्फा विल बिकम इक्वल टू 1। ओके, तो एक्सप्रेशन ट्रू है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट HCl एसिटिक एसिड आर गिवन, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देखिए, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे ना, उनके लिए लैम्डा एम नॉट या लैम्डा EQ नॉट सेम ही चीज है, बस यहाँ आप मोलर कंडक्टेंस मेजर करते हो, यहाँ आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लोगे, यहाँ आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लोगे। जो चीज मोलर कंडक्टेंस के लिए ट्रू है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा एम नॉट या लैम्डा EQ नॉट ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है ग्राफ से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन आया था, तो एक्स्ट्रापोलेशन से आप कर लेते थे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप सिंपल एक्स्ट्रापोलेशन से लैम्डा एम नॉट या लैम्डा EQ नॉट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इजीली नहीं निकाल सकते थे। तो आप क्या करते थे, अगर लेट्स से आपने मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकालनी है, अब ये ग्राफिकली आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, यूजिंग द लैम्डा एम नॉट वैल्यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जब आपने इनफाइनाइट टाइम्स एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, उस टाइम पे आपके पास एसिटेट आयंस और H पॉजिटिव आयंस कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे, और सारे आयंस दूर दूर होंगे, कोई इंटरआयनिक इंटरेक्शन नहीं होगी। एसिटेट अपना अलग कंडक्टेंस कंट्रीब्यूट करेगा और H पॉजिटिव अपना अलग से अपनी कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जो कि हमने पहले भी लिखा था। अब इस इक्वेशन में अगर मैं ये ऐड कर दूं, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन माइनस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन माइनस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना। अच्छा, अब मैं ग्रुपिंग करनी शुरू करता हूं। मैं एसिटेट के साथ क्लोराइड Na पॉजिटिव आयंस को क्लब कर देता हूं।
इसको और इसको क्लब कर दिया मैंने, अब इसको और इसको क्लब कर दूंगा, इसको और इसको क्लब कर दूंगा। कुछ दिख रहा है आपको क्या करने वाला हूं मैं? दिस विल बी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ये जो चीज है ये क्या है? दिस इज लैम्डा m नॉट ऑफ या मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये क्या है? दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये मेरे पास आ गया। तो मैंने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज पता कर ली ग्राफ से और इसकी वैल्यू फिर डिटरमिन कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था आपका? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट HCl एंड एसिटिक एसिड आपको दिया हुआ है, आपने NaCl की निकालनी है। तो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपने डिटरमिन करना है। तो आप इजीली कर लो, वैल्यूज तो पुट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज आपने नोट्स में नोट करनी है, इसको आपने एज अ क्वेश्चन नहीं लेना। ये जो चीज मैंने बताई है ये कोलराउशस लॉ के साथ ही आएगी। अब नेक्स्ट है द कंडक्टिविटीज ऑफ NH4Cl, NaOH एंड NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दी गई हैं। इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4OH इज 10, then the degree of dissociation of NH4OH at this dilution is। देखो आपको लैम्डा m ऑफ NH4OH दिया हुआ है, that is 10 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आपने लैम्डा m नॉट ऑफ NH4OH निकालना है। वो किस तरीके से निकाला जाए? जब NH4OH के सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे, सॉल्यूशन में आपके पास NH4 पॉजिटिव आयंस पड़े होंगे, OH नेगेटिव आयंस पड़े होंगे। तो हम इंटेलिजेंट तरीके से NH4OH की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लेंगे। किस तरीके से? NH4Cl की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ NaOH माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। ऐसा क्यों किया मैंने? आप ये देखो, ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको क्या दे देगा? NH4 पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव। ये क्या दे देगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आपको चाहिए क्या क्या था? ये और ये चाहिए थे। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव खराब था, आपके लिए बेकार था, तो वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया? लैम्डा m नॉट ऑफ NH4OH आ गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही निकालना है। लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट कर दो NH4OH के लिए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NH4OH का आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी क्या होती है? दिस इज कापा, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। बताया हुआ है, बहुत बारी बताया हुआ है। आप डाइल्यूशन करते जाओ तो पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर्स कम होते जाएंगे। तो आप देख लो, जो कंडक्टेंस होगी वो कम होती जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉरी कम होती जाएगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर HA weak acid is 10 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स एंड दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। देखो, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपने इग्नोर नहीं करने हैं। क्वेश्चंस में से भी हम नई नई चीजें सीखते हैं।
जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में सॉलिडिफाई नहीं होंगे। तो जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन लिखूं, आप वीडियो को पॉज किया करो और ट्राई किया करो। नहीं होगा तो आप तो सॉल्यूशन देख ही सकते हो, अगर हो भी गया फिर भी आपने मेरा सॉल्यूशन देखना है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर HA is given and that at infinite dilution is given। तो मोलर कंडक्टेंस आपको दी हुई है 10 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, लैम्डा एम नॉट भी दिया हुआ है, दिस इज 200 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या करें हम, पीएच निकालना है हमने इस सॉल्यूशन का। ये वीक एसिड है, इस तरीके से डिसोसिएट कर रहा होगा, कोई आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, अगर आप 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से शुरू कर रहे हो और अल्फ़ा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हो, इसका H पॉजिटिव कितना होगा, 0.1 अल्फ़ा होगा। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन सिंपली 0.1 अल्फ़ा आएगी। अल्फ़ा ही तो निकालना है, अल्फ़ा आप कहाँ से निकालोगे, इट इज़ 10/200। क्या किया मैंने, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, तो दिस इज 1/20। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 1/200। pH कितना आ गया वो आप निकाल सकते हो, इट इज 5 × 10⁻³ का लॉग लेना बेसिकली। तो दिस विल बी 3 - log 5। log 5 आपका 0.7 होता है और pH आपका 2.3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर है, इजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रॉथस कंडक्शन। क्या होती है ग्रॉथस कंडक्शन, जब आप H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस कंपेयर करते हो विद अदर कैटायंस एंड एनायंस, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंडक्टेंस एक्सेप्शनली हाई आती है। H पॉजिटिव की बाकी के कैटायंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, OH नेगेटिव की बाकी के एनायंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इन वाटर। अब ऐसा क्यों होता है, लेट से आप K पॉजिटिव लो, K पॉजिटिव आपके सॉल्यूशन में पड़ा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, किस तरीके से करेगा, K पॉजिटिव हैज टू मूव थ्रू द सॉल्यूशन। अगर H पॉजिटिव होता तो H पॉजिटिव को सॉल्यूशन के थ्रू मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक अलग फिनोमेना शो करता है, वो प्रोटॉन जंप्स शो करता है। क्या होते हैं ये प्रोटॉन जंप्स, आपने जैसे H पॉजिटिव लिया, वाटर में पड़ा है वो, ये बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके रास्ते में, वो थ्रू द सॉल्वेंट मूव करने की बजाय क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, जैसे वाटर के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अब ज्यादा देर तक तो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे वाले H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। तो होगा क्या, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि बॉन्ड यहां बन गया, H पॉजिटिव यहां रिलीज हो गया। अब H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीजन ये वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा के इसको दे देगा। अब क्या होगा, बॉन्ड यहां बन जाएगा और H पॉजिटिव यहां आ गया। फिर क्या होगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आ जाएगी, OH यहां बन जाएगा और H पॉजिटिव यहां से लिबरेट हो जाएगा। तो ऐसे जो H पॉजिटिव है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे जंप करता रहेगा, इसी को हम प्रोटॉन जंप्स बोलते हैं। तो H पॉजिटिव का जो ट्रांसफर है इन वाटर वो बहुत ही ज्यादा रैपिड होता है, इनको प्रोटॉन जंप्स बोला जाता है। इन प्रोटॉन जंप्स के कारण जो कंडक्टेंस आती है वो बहुत ज्यादा आती है। अब यही अगर K पॉजिटिव वगैरह होता तो K पॉजिटिव तो इस टाइप का फिनोमेना नहीं शो करता, इट हैज टू मूव थ्रू द सॉल्यूशन, तो वो उसकी जो मूवमेंट रहेगी, जो मोबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड आती है। बाकी के कैटायंस इतनी ज्यादा कंडक्टेंस नहीं शो करते। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इस तरीके के प्रोटॉन जंप्स शो करेंगे, इसलिए उनकी कंडक्टेंस एक्सेप्शनली हाई आती है। OH नेगेटिव के साथ भी ऐसा ही है, अगर आप OH नेगेटिव लेते हो और इसके रास्ते में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा एंड OH नेगेटिव बनेगा। OH नेगेटिव अगले वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव ले लेगा,
फिर OH नेगेटिव बनेगा। तो फिर से H पॉजिटिव का ऐसे ऐसे रैपिड ट्रांसफर हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस रैपिड ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव विल हैव वेरी हाई आयनिक कंडक्टेंस वैल्यूज, और इसी को हम ग्रॉथस कंडक्शन बोलते हैं। तो इन एक्व सॉल्यूशंस लैम्डा m नॉट values of H positive and OH negative are exceptionally large due to the transfer of H positive from one water molecule to another. Process of H positive transfer results in rapid transfer of positive charge from one region to another, and this type of mechanism can also prevail in other solvents such as ammonia. अगर आप अमोनिया लेते हो तो उसमें H पॉजिटिव और अमाइड आयन की जो कंडक्टिविटी वैल्यूज आएंगी, जो आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यूज आएंगी, वो बहुत ज़्यादा आएंगी। रीज़न वही है कि H पॉजिटिव आया, अगर रास्ते में बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स पड़े हैं तो ये इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आया, वो इधर से ले लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, H पॉजिटिव रिलीज की है, H पॉजिटिव अगले अमोनिया मॉलिक्यूल पे जंप करता जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे प्रोटॉन जंप्स पॉसिबल हैं। और अमाइड आयन, अगर आपने अमोनिया सॉल्वेंट में लिया है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव ले लेगा इससे, H पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज किधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, और अमाइड यहाँ पे बन गया है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अगले वाले से H पॉजिटिव ले लेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इधर अमाइड बन गया है। ऐसे फिर से H पॉजिटिव का ट्रांसफर होता जा रहा है। तो दिस मैकेनिज्म कैन ऑल्सो प्रिवेल इन अदर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। इन अ गिवन सॉल्वेंट लाइक ammonia, molar conductivities of cation and anion, इस केस में NH4 positive, basically जो H positive होगा that will be existing as NH4 positive, and amide ion will have unusually high values than any other cations or anions. ठीक है, this is Groth's conduction. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the equivalent conductance of 1 molar benzoic acid is this, lambda m आपको दिया हुआ है 12.8 Siemens centimeter square, equivalent inverse. If the conductance of the benzoate ion and H positive ions ये हैं, you have to calculate the degree of dissociation. देखो, आप lambda m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना चाहते हो, किस तरीके से निकालोगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो यही होगा, एसीटेट अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, दोनों की आयनिक कंडक्टेंस वैल्यूज को सिंपली ऐड करना है। तो 288.42 प्लस 42 कर दो, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। लैम्डा एम नॉट आपको पता चल गया, अल्फा आपने निकाला है, दिस विल बी लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो इस आपका आंसर आ जाना चाहिए, बी। सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NaCl। देखो, आप HCl को NaCl के साथ कंपेयर कर रहे हो, किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा आनी चाहिए? अब तो हमें पता है ना, एनायन तो सेम ही है दोनों केस में। कैटायन की कंपेयर कर लो, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, किसकी ज्यादा होगी? H पॉजिटिव की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? अभी ग्रॉथस कंडक्शन पड़ा है। H पॉजिटिव में प्रोटॉन जंप्स हो सकते हैं, Na positive has to move through the solution. तो क्या आंसर बनेगा? The velocity of H positive ions is more than that of Na positive ions. आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, the equivalent conductance of m/32 molar solution of weak acid, weak monobasic acid is this। लैम्डा m आपको दिया हुआ है, सीमंस को या ओम इनवर्स को MHO भी लिखते हैं, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, तो बहुत ही आसान है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अल्फा आप निकाल लोगे लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, और जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपने डिटर्मिन कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट,
लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस आपको दी गई हैं पर मोल. कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर MgCl2. आपने मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. Mg2 पॉजिटिव आयंस अलग, क्लोराइड आयंस अलग. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विल गिव यू 1 Mg2 पॉजिटिव आयंस एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस. तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस प्लस ट्वाइस द मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन. तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ. ये क्या आ जाएगा, 106 प्लस 2 इंटू 76.3, तो ये कुछ 152.6, तो दिस विल बी 258.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो आपका आंसर सी आ जाएगा. देखो ये आपको ना मोल इनवर्स दिए हैं वैल्यूज. कई बारी आपको इक्विवेलेंट इनवर्स भी दी होती हैं. बेसिकली उस सिनारियो में आपको मोलर कंडक्टेंस नहीं दी होगी, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी होगी. तो इन केस अगर आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की ही वैल्यूज दी हैं आपको मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन के लिए, तो तब आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी. यहाँ पे आपको कोई 2 का फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ये रिलेशन कैसे आया उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो जगह बना लूं मैं थोड़ी सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिमाग में रखनी है. ठीक है, ये भी नोट्स में जितना अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो कर लेना. देखो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता था. मोलर कंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंस फैक्टर. अब अगर मैं MgCl2 की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहता हूँ, मोलर कंडक्टेंस को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ MgCl2, जो कि कितना आएगा, 2 आएगा. सॉल्ट्स का वैलेंस फैक्टर हम किस तरीके से निकालते थे, चार्ज ऑन ईदर कैटायन देख लो या चार्ज ऑन एनायन देख लो. मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, पर क्लोराइड भी तो 2 हैं, तो टोटल चार्ज ऑन एनायन देखना है. ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन देख लो या टोटल चार्ज ऑन एनायन देख लो, वो 2 आएगा, वैलेंस फैक्टर इसका 2 है. तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 को इस तरीके से लिखा जा सकता है. सिमिलरली मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन अगर आपको दी है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी इसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन इनटू 2 इंटू इट्स वैलेंस फैक्टर. मैग्नीशियम आयन के लिए वैलेंस फैक्टर 2 आएगा. तो इस तरीके से मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन को लिखा जा सकता है. और क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो बराबर आनी है. क्यों बराबर आनी है, क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर ही 1 है. तो अब आप इतना देख सकते हो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी. तो जब भी आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी सॉल्ट की निकालनी है तो आपको कोई किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सिंपली आपने इंडिविजुअल आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वैल्यूज को ऐड कर देना है. ठीक है, अगर आपने मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो आप हर इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टेंस लिखोगे और कितने कितने आयंस फर्निश हो रहे हैं उस हिसाब से आप फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 अगर आपने निकालनी है तो 1 मोल ऑफ MgCl2 ऑन डिसोसिएशन गिव्स यू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस.
और अगर आपको मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज मैग्नीशियम और क्लोराइड की दी हैं तो इस तरीके से रिलेट कर लो, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यूज दी हैं तो इस तरीके से रिलेट कर लो। क्लियर हो गया ये सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज गिवन। कापा दिया हुआ है AgCl सॉल्यूशन का, इट इज 3.4 × 10⁻⁻⁶ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, आपको पता होना चाहिए AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बहुत कम डिसॉल्व करता है पानी में, बहुत जल्दी सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो। AgCl में इतना सा भी इतने पानी में डालूं ना तो उसी से ही सैचुरेट हो जाएगा। तो आप इतना सोच सकते हो कि बहुत कम नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव एंड बहुत कम नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन बहुत सारे पानी में पड़े होंगे, तो ऑलमोस्ट जो आप कंडक्टेंस यहाँ पे मेजर करोगे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही आएगी। अब आपको ये बोला गया है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag पॉजिटिव और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, वीडियो आप पॉज करोगे, ट्राई करोगे। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, लेट से आप ये समझ लो कि S मोल्स पर लीटर AgCl डिसॉल्व कर रहा है। अब मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस तरीके से रिलेटेड होती थी? 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो क्या हो गई? S हो गई। मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? हमें मोलर कंडक्टेंस तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl कितनी आएगी? लैम्डा Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। तो ये कितनी आ जाएगी? 62.3 प्लस 67, दिस विल बी 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब अभी ये डिस्कस किया है ना कि ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा, तो जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस लैम्डा एम को मैं अप्रोक्सीमेटली लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl के इक्वल ले सकता हूँ, सिंस माई सॉल्यूशन इज वेरी मच डाइल्यूट। ठीक है, तो ये मेरे को पता है, कापा मेरे को पता है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज S मोल्स पर लीटर, तो S आप डिटरमिन कर लोगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl आपको मोल्स पर लीटर में पता लग जाएगी। अगर ABC तीनों ऑप्शंस में कुछ मैच ना कर रहा हुआ तो आप ग्राम पर लीटर में निकाल के चेक कर लेना। तो लेट्स से अगर S मोल्स पर लीटर आपकी सॉल्युबिलिटी आई है ग्राम्स पर लीटर में निकालने के लिए, इनटू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl कर लेना, जो कि 143.5 ग्राम्स होता है। 108 ग्राम सिल्वर, 35.5 ग्राम्स क्लोरीन। तो ये आप खुद से चेक कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता था, यू टेल द KSP वैल्यू, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl बताओ। तो बता देते हैं, सॉल्युबिलिटी तो आपने निकाल ही ली है, KSP इसका क्या आएगा? इट विल बी S²। इन केस अगर पूछा जाता AgCl पानी में जाने पे जो भी थोड़ा बहुत S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व कर रहा है वो इस तरीके से आयनाइज कर जाएगा। अगर AgCl S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व कर रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? S होगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? S होगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, S²। तो वो भी आप बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने कर लिया है वैसे इस तरीके का क्वेश्चन कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड दिया है, मोलर कंडक्टेंस वैल्यू इज गिवन, लैम्डा एम आपको दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दी हुई है, लैम्डा एम नॉट भी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, कुछ नहीं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट से अल्फा आएगा और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज C∝² अपॉन 1 - अल्फा C आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करोगे और ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन ये है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, HCl, मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज दी हुई हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। मैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट नहीं निकाल सकता, मैं पहले मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट निकालूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए?
बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सॉरी बेरियम आयन की कंडक्टेंस चाहिए, मोलर कंडक्टेंस, और सल्फेट आयन की चाहिए। अब वो तो मेरे को डायरेक्टली दी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड यूज करूँगा प्लस सल्फेट की मेरे को H2SO4 से पता लगेगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4। दिक्कत क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा आ गए जो कि मेरे को नहीं चाहिए थे। यहाँ पे मेरे पास 2 H पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गए जो कि मेरे को नहीं चाहिए थे। मेरे को तो इनसे मतलब था। अब इन आयंस को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से। क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। ये कर दी जाए तो आप देखो H पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 H पॉजिटिव 2 क्लोराइड आयंस अपने आप से कट जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। दिस विल बी x1, ये मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज दी हैं इसलिए मैंने अप्रोप्रिएट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो x1 प्लस x2 माइनस 2x3, ये मेरी क्या आई है, लैम्डा m नॉट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है तो वो भी निकाली जा सकती है। किस तरीके से, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, कैसे रिलेटेड होती है, वैलेंस फैक्टर से, इनटू वैलेंस फैक्टर कर दो। वैलेंस फैक्टर बेरियम सल्फेट का कितना आएगा, 2 आएगा। मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट को मैंने इस तरीके से लिख लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इनटू 2। अब ये चीज आपने निकालनी है तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 अपॉन 2। तो क्या आंसर आया आपका, डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following expressions correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution of aluminium sulfate, given that lambda not Al3 positive and sulfate ion are the equivalent conductances at infinite dilution of the respective ions? कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपने एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालनी है, वो क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में कोई फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती, सिंपली ऐड कर देना है, ये आ जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था उन लोगों के लिए जिनको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। जिनको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, जो संतुष्ट नहीं है इससे, तो वो 2 मिनट और वेट करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमें मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज दी होती, सारा इसकी मोलर कंडक्टेंस हमने निकालनी होती, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव और मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयंस गिवन है, तो आप कैसे लिखते हैं ये एक्सप्रेशन, कैसे डिटर्मिन करते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 2 Al3 पॉजिटिव आयंस निकलते और 3 सल्फेट आयंस निकलते। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ lambda m Al3 positive plus thrice of lambda m सल्फेट। अब इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इनटू इट्स वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना आएगा, 6 आएगा। प्लीज इस पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बारी बता चुका हूं मैं। टोटल चार्ज ऑन ईदर कैटायन और एनायन। फिर मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव अगर आपको दिया है, आपने इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना है। क्या किया जाए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन इनटू इट्स वैलेंस फैक्टर इनटू 3 कर दूं, प्लस ऐसे ही सल्फेट आयन के लिए लिख लो, मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन इनटू इट्स वैलेंस फैक्टर, जो कि कितना आएगा, 2 आएगा। देख लो क्या क्या बना,
6, ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट will be equivalent conductance of simply Al3 positive ion plus equivalent conductance of sulfate ion। ठीक है, आप भी ये सारी चीज दोबारा से नोट करोगे, ठीक है, चाहे किसी को समझ में आ गई है, क्योंकि आज ये मैंने आपको बताया, 2 महीने में फिर आप ये चीज भूल जाओगे। ओके, तो ये आज का लेक्चर था। अब इसके बाद ना एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस टॉपिक है जो कि ऑप्शनल है सबके लिए, जो कि एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी सीरियसली, वो टॉपिक देख लें, बाकी के वो स्किप कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस